हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इकोटेक एजुकेशन एबीसी ऑफ कॉमर्स में। आज हम उपस्थित हुए हैं अपना टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक्स का, जो चैप्टर फर्स्ट हम लोग कर रहे थे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम इसकी तीसरी वीडियो देख रहे हैं, पार्ट 3 है। आज गाइस हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियाज़ डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में, और उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यानी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय, आज़ादी के ठीक बाद हमारी जो सिचुएशन थी वो डेमोग्राफिक कंडीशन उस समय किस तरीके की थी, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो गाइज हम बात कर रहे थे इंडियाज़ डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में। देखिए गाइज, डेमोग्राफिक कंडीशन बेसिकली किस चीज़ को दिखा रही है यहाँ पर, पॉपुलेशन से रिलेटेड अगर हम बात देखें तो फर्स्ट जो ऑफिशियल सेंसस हमारे यहाँ हुई वो 1881 में हुई, और उसके बाद हर 10 साल बाद ये प्रोसेस आज तक चालू है। यानी 10 साल में एक बार पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, सेंसस मेथड से उसको हम काउंट करते हैं। और जो फर्स्ट हुआ था 1881 में हुआ था, तो 1 मार्क्स के हिसाब से ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से सेकंड थिंग थी ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, दैट इज़ 1921। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड माना जाता है। क्यों माना जाता है गाइस? देखिए, अगर हम बात करें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के हिसाब से, ये फर्स्ट फेज़ था हमारा यहाँ तक। फर्स्ट फेज़ का मतलब क्या था यहाँ पर कि हाई बर्थ रेट और डेथ रेट, यानी दोनों ही बहुत ज़्यादा थी। डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशंस हैं उसमें 3 स्टेज होती हैं नॉर्मली, तो उस समय हमारी जो सिचुएशन थी फर्स्ट स्टेज में फॉल कर रही थी। तो गाइज़, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें हाई बर्थ रेट और डेथ रेट भी बहुत हाई था। तो ये फर्स्ट फेज़ था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। अब हम बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव अप्रेजल की। तो गाइज़, क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडियाज़ डेमोग्राफिक प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई। 48 पर 1000 तो हमारा बर्थ रेट था गाइज उस टाइम पर, और जो डेथ रेट था वो 40 पर 1000 था। तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थे, और उसके ज़्यादा होने की वजह से जो पॉपुलेशन का ग्रोथ था वो स्टेगनेंट था, ठहरा हुआ था, क्योंकि डेथ की संख्या और जो बर्थ लेने वाले बच्चों की संख्या थी वो दोनों ही हाई थी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था वो रुका हुआ था। सेकेंडली, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई। तो गाइज, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की हम बात कर रहे थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई। तो उस टाइम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अगर आप देखें तो 218 पर 1000 था, जबकि आज प्रेजेंटली की अगर हम बात करें तो ये 40 पर 1000 है, यानी काफ़ी ज़्यादा था उस समय। इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब नवजात शिशु जन्म लेने के बाद कितने लाइव रह पाते थे और कितनों की डेथ हो जाती थी, उसको ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का मतलब है कि औसतन कितनी एक आयु थी व्यक्ति के जीवित रहने की। देखो, बड़ा अजीब सा लग रहा है देखने के लिए कि उस टाइम हमारे यहाँ पे 32 ईयर्स एज थी, जबकि आपने सुना होगा दादा दादी से कि 100 साल तक लोग जिंदा रहा करते थे पहले। ये हम एवरेज, यानी पूरी पॉपुलेशन के बीच एक एवरेज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम मेडिकल फैसिलिटीज़ इतने डेवलप नहीं थी। तो एक औसत आयु की यहाँ पर बात हो रही है। ये सही बात है कि कुछ लोग 100 साल तक जिंदा रह जाते थे, लेकिन औसतन महामारियाँ फैल जाती थी या कई और ऐसे कारण थे जिसकी वजह से औसतन 32 साल की उम्र उस टाइम एक नॉर्मल रहा करती थी, एक एवरेज जो एज थी वो थी। और प्रेजेंटली अगर हम देखें तो 68 ईयर है प्रेजेंटली, यानी आज के टाइम में अगर हम बात करें मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं, तो आज एक औसतन एक जो व्यक्ति है वो 68 साल तक जीवित रह सकता है। इसी तरीके से गाइस, अगर हम देखें लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? पढ़ना लिखना, यानी अपना नाम लिख लेना, बोल लेना, समझ लेना, दैट इज़ कॉल्ड लिटरेसी रेट। ओवरऑल अगर हम देखें तो 16% से भी कम था, यानी 100 में से सिर्फ 16 लोग ही अपना नाम लिख पढ़ सकते थे, बोल सकते थे। और फीमेल की अगर हम बात करें तो ये और भी बुरी दशा थी, सिर्फ 7% जो महिलाएं थी वो लिटरेट थी। तो आप देखें तो बड़ा एक ओवरऑल पॉपुलेशन में यानी फीमेल की जो दशा थी वो बहुत दयनीय थी, या कह लीजिए
वो काफ़ी बैकवर्ड थी या पिछड़ी हुई थी, या उनके एजुकेशन के ऊपर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया जाता था। इसी तरीके से अगर आप देखें, पॉवर्टी एक्सटेंसिव थी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लॉ स्टैंडर्ड था, क्वालिटी ऑफ लिविंग बहुत निम्न दर्जे की थी। एंड नेक्स्ट है लैक ऑफ एडिक्वेट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी उस टाइम की जो पब्लिक हेल्थ सुविधाएं थी, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, बहुत ही कम थी। कोई ध्यान इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का नहीं था। उन्होंने ऐसा कोई यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं किया था कि जो लोग हैं उनको कोई हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज़ मिल पाए, कोई हॉस्पिटल्स बन पाए अच्छे, जिससे लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी हो, उनको सुविधा मिले, उस विषय में कोई ध्यान उनका नहीं था। तो गाइज, ये तो हमने बात करी डेमोग्राफिक कंडीशन की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम बात करेंगे गाइज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। देखिए गाइज, नॉर्मली ये तो हम इकोनॉमिक्स में सीखते हुए आ ही रहे हैं कि हमारी जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के अंदर, बेसिकली 3 सेक्टर्स में हम उनको लेकर के चलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। जैसे कि आपने मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ा भी होगा कि 3 पार्ट्स में हमारी इकोनॉमी डिवाइड की जाती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तो उसी में प्राइमरी सेक्टर बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर ही होता है। तो उस टाइम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो प्राइम ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था, यानी 75% ऑफ द पॉपुलेशन हमारे देश की एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई थी। इंडस्ट्री की अगर आप बात करें तो ब्लीक ऑक्यूपेशन था, यानी 10% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स सिर्फ इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़ी हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री सेक्टर में यानी कि जो वर्किंग फोर्स थी हमारे यहाँ का, जो काम करने वाले लोग थे, उनका 10% हिस्सा यहाँ पर जुड़ा हुआ था। जबकि सर्विस सेक्टर इन्फेंट स्टेज में था, शुरुआती स्टेज में था, या ये कह लीजिए कि सर्विस सेक्टर ना के बराबर था। तो ये तो हुआ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जो कि इस चीज़ को दिखा रहा है कि यहाँ का जो ग्रोथ था वो कैसा था, अनबैलेंस था। अनबैलेंस ग्रोथ को अगर आप देखें, अगर हम एग्रीकल्चर की ही बात करें जो कि 75% इन्वॉल्वमेंट था, तो कुछ एरियाज़ में अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर काफ़ी राइज कर रहा था, और कुछ एरियाज़ में हमारे यहाँ पर ये गिर रहा था, फॉल कर रहा था। जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, बॉम्बे है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की जो दशाएं थी, या ये कह लीजिए एग्रीकल्चर की तरफ जो रुझान था लोगों का, वो कम हो रहा था। और जबकि उड़ीसा की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉपुलेशन का जो रुझान था वो ज़्यादा था। तो गाइज़, ये था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर आप देखें कि हमारे यहाँ पर रोड्स की, रेलवे की क्या सिचुएशन थी उस टाइम पर। रोड की अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे उन्होंने मॉडर्न रोड हमारे यहाँ डेवलप करी, यानी आज़ादी से पहले बहुत अच्छी सड़कें हमारे यहाँ पर नहीं थी, यानी ऑल टाइम जो एनवायरनमेंट है उसके अनुकूल नहीं थी, बारिश का मौसम में ख़राब हो जाया करती थी। तो ब्रिटिश ने इस पर मेहनत करी, मॉडर्न रोड बनाई जो हर टाइम अच्छी रहती थी, लेकिन उसका इस्तेमाल किसके लिए करा जाता था, मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग द रॉ मटेरियल, यानी जो भी डेवलपमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट कर भी रही थी तो वो कोई भारत के नागरिकों के लिए, भारत के लोगों के लिए नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए था। जैसे अच्छी रोड का जो बनाया गया उस टाइम, वो भी किस लिए, जिससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्मी है या उसको रॉ मटेरियल इधर से उधर उसकी शिफ्टिंग करनी है तो वो आसानी से कर सके। और एक सबसे बड़ा जो इंट्रोडक्शन था उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो था रेलवे। रेलवे एक ऐसा था जो भारत की इसने काफ़ी हद तक स्थिति को बदला, लेकिन ब्रिटिश इसको लेकर के अपने फ़ायदे के लिए ही आए। ये 1 मार्क्स में देखिए गाइस क्वेश्चन आ सकता है। 1850 में रेलवे का इंट्रोडक्शन यहाँ पर किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और नॉर्मली इसका जो उद्देश्य था वो था एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइजेशन करना और फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देना, और काफ़ी हद तक इसमें उनको फ़ायदा भी मिला और इस मोटिव में उनको हेल्प भी मिली। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि रेलवे का फ़ायदा खाली और खाली ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही मिला, उसका फ़ायदा हमें भी मिला, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं थी कि वो हमारे फ़ायदे के लिए उस काम को कर रही है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की। इनलैंड ट्रेड और सी लाइन्स को अगर आप देखें उन्होंने बढ़ावा दिया, लेकिन बहुत सेटिस्फैक्ट्री स्टेज में वो नहीं था। इसी तरीके से गाइस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ उस टाइम इंट्रोडक्शन किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का, और इसमें हेल्प भी मिली मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, यानी अपने जो उनके कानून थे, ऑर्डर थे,
उनको पास करने के लिए या उनको सर्कुलेट करने के लिए काफ़ी इसका बेनिफिट ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलता था और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी, काफ़ी खर्चीली मेथड था उस टाइम पर। इसके अलावा पोस्टल सर्विस की शुरुआत भी उन्होंने करी, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ के लोगों के लिए नहीं थी। तो गाइस, आज हमने देखा कि किस तरीके से डेमोग्राफिक कंडीशन भारत की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस रही। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंसी थी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस टाइम कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज हमने इन तीनों के बारे में जाना। उम्मीद है गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और चैप्टर्स में जो हमें डिस्कशन आज करना था आपको समझ में आया होगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की वीडियो के लिए आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताना है, जिससे कि हम और आगे एजुकेशन से रिलेटेड इस तरीके की वीडियो लेकर के आपके सामने आते रहें। तो अभी चैप्टर गाइज हमारा फिनिश नहीं हुआ है, पार्ट 3 था, अभी इसका एक पार्ट हम और लेकर के आएंगे, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।